पेरियार 20वीं शताब्दी के, जैसा हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के एक बड़े दार्शनिक, विचारक, चिंतक और संघर्षशील योद्धा। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा महानायक भगत सिंह को कैसे याद करता है। वो लिखते हैं, आपको बता दें कि उनकी एक पत्रिका थी खुदी अरासू। पेरियार ने 29 मार्च को, आप जानते होंगे कि 23 मार्च को, हम सभी को पता है कि 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। यानी 23 मार्च के 6 दिन बाद 29 मार्च को खुदी अरासू का जब अंक आता है, जिसे संपादक पेरियार थे, तो ईवी रामास्वामी पेरियार उस पत्रिका में भगत सिंह पर एक संपादकी लिखते हैं। उस संपादकी, कभी कभी ऐसे महानायकों से, ऐसे बड़े व्यक्तित्वों से शब्द भी उधार लेने पड़ते हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो डिक्शनरी से नहीं आते हैं, याद करने से नहीं आते हैं। जितना बड़ा आपका विशाल हृदय होता है, जितनी गहरी आपकी संवेदनशीलता होती है, जितनी गहरी किसी की वैचारिकी होती है, जितने व्यापक किसी की विस्तृत दृष्टि होती है, उतना ही उसके पास शब्द आते हैं। आज भी भगत सिंह के लिए मुझे कोई शब्द इस्तेमाल करना हो तो मैं पेरियार का ही शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, जो अपने संपादकी में पेरियार ने बहुत कुछ लिखा, उसका थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि पेरियार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिन भावनाओं के साथ उसे रखा है, मैं अपने शब्द में रखना चाहूँ तो शायद उसे न रख पाऊँ। पेरियार लिखते हैं, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी। फिर से दोहरा रहा हूं, पेरियार लिखते हैं, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी। आप लोगों ने सुना होगा, किस धज से कोई मक्तल को गया, ये बात सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। सवाल ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी कैसे जीते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे कम महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि आप मौत कैसे चुनते हैं। और जो मौत के बारे में नजरिया होता है, उससे काफी हद तक जिंदगी तय होती है। संघर्षों में मौत से पेरियार भी नहीं डरते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं डरते थे, कभी आपने डरते हुए नहीं देखा था। बहादुर योद्धा थे। तो एक बहादुर योद्धा पेरियार, 20वीं शताब्दी का महान बहादुर योद्धा, दार्शनिक चिंतक पेरियार क्या लिखते हैं, फिर से दोहरा रहा हूं, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी, जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर अपनी शब्द सामर्थ्य के साथ, मेरे पास जितने शब्दों की सामर्थ्य है, सामर्थ्य के साथ, और
मन की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हैं। ये पेरियार के शब्द हैं। मुझे मालूम नहीं, मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ने की कोशिश की कि भगत सिंह के लिए इतने शानदार शब्द, उनकी मौत के लिए इतने शानदार शब्द किसी ने इस्तेमाल किए हो, अभी तक मेरी जानकारी भी नहीं। आखिर भगत सिंह को इतना ज्यादा, इतनी अहमियत, इतना सम्मान, इतना प्रेम क्यों दे रहे हैं यार? कि कह रहे हैं मैं अपने 2 हाथ उठाकर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ और अपने हृदय की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करता हूं। इस संपादकीय में पेरियार यह भी लिखते हैं कि वो चाहते हैं कि देश के जिले जिले में भगत सिंह हों और उसके बाद ही इस देश की तस्वीर बदल सकती है। वो इस संपादकीय में साफ साफ ये भी बताते हैं कि कैसे आर्थिक लड़ाई सामाजिक लड़ाई से जुड़ी हुई है, सामाजिक लड़ाई आर्थिक लड़ाई से जुड़ी हुई है, समता की लड़ाई गरीबी के खात्मे की लड़ाई से जुड़ी हुई है। ये भगत सिंह वाले लेख में उसका वो जिक्र करते हैं। अब 20वीं शताब्दी के ही हम सब के इस देश को एक नई दिशा देने वाले डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब उस समय जनता पाक्षिक निकालते थे, 15 दिन पर निकलता था वो। तो चूंकि 15 दिन पर निकलता था, खुद ही आरसू साप्ताहिक था, तो भगत सिंह की शहादत के 6वें 7वें दिन ही पेरियार संपादकीय लिखते हैं। और चूंकि जनता पाक्षिक था, तो बाबा साहब ने 13 अप्रैल 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने पर 3 शहीद या 3 बलिदान करके शीर्षक से एक संपादकीय लिखी, मराठी में बलिदान। डॉक्टर अंबेडकर भी बहुत ही सम्मान के साथ, सबसे ज्यादा जिस साहस की प्रशंसा, भगत सिंह के जिस साहस की प्रशंसा पेरियार कर रहे हैं, उस साहस की प्रशंसा डॉक्टर अंबेडकर भी कर रहे हैं। वो बलिदान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भगत सिंह की फांसी 3 माने इनको बलि चढ़ाया गया है। और वो मूल इसका कारण बताते हैं कि जो ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति है, हर देश में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को और राजनीतिक संघर्ष में सत्ता पाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो ब्रिटेन में 2 पार्टियां थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव, तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि कंजर्वेटिव के दबाव में और ब्रिटेन की जनता को, एक हिस्से को जो चाहती थी कि भगत सिंह को फांसी दी जाए क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मारा है, तो उनके दबाव में ये फांसी दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ये भी साफ साफ लिखते हैं कि यह फांसी देने से ब्रिटिश सत्ता का कोई न्यायवादी चरित्र स्थापित होने वाला है और बड़ा न्याय की देवता की कोई स्थापना होने वाली, ऐसा होने वाला नहीं है। एक पंक्ति लिखते हैं, उद्धृत करते हैं, तीनों के लिए, तीनों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर, हमारी जान बख्श दो, ऐसी अपील इन तीनों में किसी ने न की थी। सावरकर की तरह इन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी।
हमारी जान बख्श दो, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ऐसी अपील इन तीनों में किसी ने न की। तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को फांसी दी गई थी। हाँ, फांसी की बजाय गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसी मांग भगत सिंह ने की थी। साफ साफ लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करके एक ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी भूल की है। प्रश्न ये है कि ये दोनों व्यक्तित्व, पेरियार जैसा व्यक्तित्व, डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व, भगत सिंह की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा क्यों कर रहा है? मेरी समझ से उसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत में अन्याय का कोई ऐसा रूप नहीं था जिसके खिलाफ भगत सिंह न रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारी शक्तियां लड़ रही थी। कांग्रेस थी, बाद में वामपंथी भी आए, आरएसएस भी थी, एक समाजवादी सोशलिस्ट धारा भी थी, बहुजन धारा भी थी। लेकिन कांग्रेस ने तो खुलेआम कभी भी जो सबसे बड़ा इस देश का न्याय था, वर्ण जाति व्यवस्था, उसको अपना निशाना नहीं बनाया। वामपंथी भी वर्ण जाति पर, वामपंथी धारा में, या वामपंथी धारा को उनका क्यों कहें, वामपंथी धारा में जो मार्क्सवाद को स्वीकार करता है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन को स्वीकार करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के कभी सदस्य नहीं रहे हुए, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वर्ण जाति व्यवस्था पर भी निर्णायक हमला बोलते हैं, महिलाओं की समानता के पूर्ण पक्षधर हैं। वो आजादी चाहते हैं। इस मामले में पेरियार, भगत सिंह और अंबेडकर में समानता है। भगत सिंह कभी भी ब्रिटिश सत्ता से सिर्फ आजादी की बात नहीं करते। पेरियार, अंबेडकर की तरह ही भगत सिंह पूछते हैं बार बार, किसकी आजादी और आजादी के बाद कौन? ब्रिटिश सत्ता से आजादी मिलनी चाहिए। एक बात और बता दूं, स्पष्ट यहां बता दूं कि ब्रिटिश सत्ता से आजादी के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर भी थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में उनका भाषण पढ़ लीजिए। पेरियार भी थे। लेकिन वो ये प्रश्न ये है कि ब्रिटिश सत्ता से किसकी आजादी, और ब्रिटिश सत्ता से आजाद होने के बाद इस देश का मालिक कौन बनेगा? इस मामले में पेरियार, भगत सिंह और अंबेडकर एक जगह जाकर खड़े होते हैं, क्योंकि तीनों ये प्रश्न पूछते हैं कि आजादी किसके लिए। भगत सिंह को इस भाषा में कहते हैं कि क्या गोले अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे। अंबेडकर इसको इस भाषा में कहते हैं ब्राह्मण बनिया करा जाएगा। पेरियार भी कमोबेश यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ब्राह्मणशाही होगी या उत्तर भारतीय द्विज आर्य राष्ट्रवाद की स्थापना होगी शेष भारत पर। तो जो पेरियार, अंबेडकर और भगत सिंह में समानता है, वो ये समानता सबसे बड़ी आती है, जो मुझे लगता है कि
अंबेडकर और पेरियार को भी अपनी ओर खींचा होगा, वो ये एक बात, पहले एक बात वो ये कि भगत सिंह भी कहते हैं कि स्वराज किसका और किसके लिए, और ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद किसका स्वराज बनेगा। वो उन लोगों में से नहीं है जो कैसे वो ब्रिटिश स्वराज सत्ता चले जाए। वो इस प्रश्न को टालने के पक्ष में नहीं है भगत सिंह कि टाल दिया जाए, जब देश आजाद हो जाएगा तो देखा जाए। नहीं, वो कहते हैं तय होना, उसके साथ ही वो बात करते हैं कि ये चीज सवाल तय हो जाना चाहिए। तो एक चीज अब आप देखेंगे तो आजादी किसकी, किसके लिए, और आजादी के बाद इस देश का मालिक कौन बनेगा। कैसे किसका पाठ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग व्यक्तित्व हुए हैं जो बहुजन आंदोलन की परंपरा के व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे मामले, और बहुत सारे सवाल उन्होंने ऐसे उठाए हैं जो बहुजन आंदोलन के एजेंडे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं की गई। कांग्रेसी तो करते नहीं, सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती थी कि वामपंथी लेखक करते, जैसे आज चमन लाल जी कर रहे थे, लेकिन नहीं की गई। भगत सिंह, पृथक निर्वाचन, आज भी वामपंथी, बहुत सारे आज भी वामपंथी लोग इस पक्ष में नहीं खड़े हो जाते हैं कि अंबेडकर की ये मांग जायज थी कि मुसलमानों की तरह ही अछूतों को भी, दलितों को भी पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार होना चाहिए। भगत सिंह इसके पक्ष में थे। अछूत समस्या में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पृथक निर्वाचन की मांग एकदम जायज मांग है और मिलनी चाहिए। कहां इसका जिक्र होता है? इतना ही नहीं, आज भी हम में से बहुत सारे लोग वामपंथी आंदोलन में भी, बहुजन आंदोलन में भी अभी ये प्रश्न है कि जब व्यापक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तो क्या इस देश में दलितों का अलग स्वतंत्र संगठन होगा कि नहीं होगा। मित्रों, भगत सिंह इस पक्ष में थे कि दलितों का अपना स्वतंत्र संगठन होना चाहिए, और आज भी इस देश को अगर कोई बदलना चाहता है तो उसे ये मानना पड़ेगा कि दलितों का अपना स्वतंत्र संगठन, बहुत सारे संगठन बनेंगे, अलग अलग संगठन बनेंगे। एक ऐसा संगठन बनेगा जिस संगठन की छतरी में सारे संगठन एक हद तक रहेंगे, लेकिन दलितों का अपना स्वतंत्र संगठन होना बहुत ही जरूरी है इस देश के अंदर, क्योंकि दलितों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, दलितों के कुछ ऐसे एजेंडे हैं, दलितों के ऐसे मुद्दे हैं जो किसी और के नहीं है। न वो मुसलमानों के हैं, न वो अन्य पिछड़ों के हैं, न वो महिलाओं के हैं, वो सिर्फ दलितों के हैं या दलित महिलाओं के हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मूंछ रखने के लिए किसी मुसलमान को नहीं मारा जाता, या किसी गांव में मूंछ रखने या मोटरसाइकिल से चलने के लिए, तो मैं इस पर बात कर चुका हूं। और भगत सिंह स्वतंत्र संगठन के पक्ष में हैं उस जमाने में, और दलितों का स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। जहां कॉमन मुद्दे हैं वो कॉमन संगठन होगा। जैसे बहुजन आंदोलन है तो बहुजन आंदोलन में अगर के अपने स्वतंत्र मुद्दे हैं, व्यापक बहुजन आंदोलन के छतरी के नीचे इनके अपने स्वतंत्र आंदोलन, अपने स्वतंत्र संगठन होंगे और इनकी स्वतंत्र मांगे होंगी, और भगत सिंह इसके पक्ष में। भगत सिंह एक ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं कि देश में जो कुछ भी निर्मित हुआ है, अब वामपंथी आंदोलन धीरे धीरे समझ रहा है कि देश के असल सरबराह कौन थे। इस देश के असल सरबराह कौन है? दलित। सारी रिश्ता वही करते थे।
आज भी मैक्सिमम सारे शारीरिक श्रम वही करते हैं, सबसे कठिन श्रम वही करते हैं। इस देश का औद्योगिक उद्योग धंधों में भी वही करते हैं। खेतिहर मजदूर तो वो हैं ही। भगत सिंह उस समय समझ गए थे, अछूत समस्या वाले लेख में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि दलित ही देश का असली सरबराह है, फिर जो मेहनतकश है। तो भगत सिंह ये भी समझ गए थे कि जो कुछ भी इस देश में निर्मित सब चूंकि श्रम से होता है, तो उसका निर्माता, सबसे बड़ा निर्माता दलित है। फिर चमनलाल जी जैसा कह रहे थे कि शिवाजी के सिपाही कौन था, गुरु गोविंद सिंह का सिपाही कौन था। लेकिन भगत सिंह एक ही समझ, इसी तक सीमित नहीं थे। भगत सिंह जितने कठोर तरीके से, चमनलाल जी अगर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, जैसे कटु शब्दों में सनातन धर्म की निंदा भगत सिंह ने की है, केवल अछूत वाले लेख में नहीं, दूसरा भी उनका लेख है, धर्म और स्वतंत्रता, उसमें आर्य समाजियों की भी आलोचना करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जात के विनाश में आर्य समाज की आलोचना करते हैं कि आर्य समाज वर्ण व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाया। भगत सिंह लिखते हैं साफ साफ कि आर्य समाज वर्ण व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाया। वो सिख धर्म की तक आलोचना करते हैं जाति के मामले में। कहते हैं कि जब ये खालसा नारा लगाना हो गुरुद्वारे में, तब तो एक की बात करते हैं, और पंचायत में अलग बात करते हैं, या उन्हीं वहां जाति बात करते हैं। वो चमनलाल जी जैसा उद्धृत कर रहे थे, वो लिखते हैं कि कैसा ही ये धर्म है, कैसा ही सनातन धर्म है, जहां कुत्ता तो रसोई में प्रवेश कर सकता है और इंसान के प्रवेश करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। धर्म और स्वतंत्रता में लिखते हैं छूत अछूत का मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ये सब कौन लिख रहा है? 21-22 साल का नौजवान जिसने कुल 23.5 साल की उम्र ही पाई। लेकिन जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, वैसे पूंजीवाद इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब तो ब्राह्मणवाद पूंजीवाद ने पूरी तरह गठजोड़ कर लिया है। कोई सोचता हो कि ब्राह्मणवाद का खात्मा कर देगा, पूंजीवाद बचा लेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये सही है, इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि भगत सिंह अपना ज्यादा जोर पूंजीवाद के खात्मे पर लगाए हुए थे, या उनको वही बात समझ में आ रही थी। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था समझ में आई थी, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर की तरह उसका सैद्धांतिकरण करने की स्थिति में अभी नहीं थे, उसको नहीं समझ पाए थे। ये सच है कि वर्ण जाति व्यवस्था से वो घृणा कर रहे थे, अछूतपन से घृणा कर रहे थे, सनातन धर्म की निंदा कर रहे थे। लेकिन वर्ण जाति व्यवस्था की जो समझदारी फूले की है, अंबेडकर की है, पेरियार की, वो भगत सिंह के पास नहीं थी। हम एक 22-21 साल के नौजवान से कितनी उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन उम्मीद भी कर सकते हैं, बहुत सारे मामले समझ रहे हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस विचारधारा, जो उसमें प्रभावी विचारधारा वामपंथी थी, वो जो प्रभावी पूरी विचारधारा थी, वो तो नोटिस भी नहीं ले रही थी। भगत सिंह तो इस समस्या को गंभीर समस्या मान रहे हैं, उसकी नोटिस ले रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, दलितों को सरबराह कह रहे हैं। लेकिन अभी उनकी शब्दावली में ब्राह्मणवाद नहीं है। अभी उनकी शब्दावली में जिस तरह अंबेडकर ने पूरी तरह से डिकोड कर दिया, फूले ने डिकोड कर दिया, पेरियार ने डिकोड कर दिया, अन्य बहुजन नायकों ने डिकोड कर दिया कि वर्ण जाति व्यवस्था के मूल में ब्राह्मणवाद है, वो हमें वहां नहीं मिले। लेकिन वो तब भी बहुत आगे बढ़े हुए। और मैं सोच रहा तो ऐसा क्यों? इतनी कम उम्र का नौजवान इतना आगे बढ़ा हुआ कैसे हो गया? आप जानते होंगे, जिस जात में पैदा हुए हो, शुरू में वर्ण व्यवस्था में उन्हें चंडाल कहा जाता था। जब उनकी आर्थिक स्थिति हुई, तब भी शूद्रों के घेरे से बाहर नहीं,
शूद्र ही तो कहे गए। हाँ, जिन इलाकों में थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी, उनकी उससे चलते उनकी सामाजिक हैसियत इतनी अच्छी थी और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी, और वहां तक ये योद्धा और राजा भी बने कि उस इलाकों में ब्राह्मणों की हैसियत नहीं थी कि उनको अपमानित कर सके। फिर भी शास्त्र सम्मत ढंग से कभी शूद्र की हैसियत से ऊपर नहीं गए, ये द्विजों में शामिल नहीं थे। क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में शामिल नहीं थे। दूसरी बात, आज दो चीजें हमारे देश को, तीन चीजें निगल जा रही हैं। तीन, इस सांप्रदायिकता के जहर के बिना तो भाजपा आ नहीं सकती थी। संघ का देश पर सत्ता पर कब्जा नहीं हो सकता। उसने किसका सहारा लिया? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सांप्रदायिक बहुमत बन सकता है, और जातियों और वर्णों में बटे हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला करके एकजुट करके अपर कास्ट अपनी सत्ता कायम कर सकता है। और वो हुआ और हो गया। बिना मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाए पिछड़ों को अपर कास्ट के साथ नहीं किया जा सकता था। दलितों के एक हिस्से को अपर कास्ट के साथ नहीं किया जा सकता। यहां तक कि गुजरात जैसी जगह पर भी घृणा फैला करके आदिवासियों को तक को दंगों में उतार दिया गया, क्योंकि हिंदू एकजुट हो ही सकता है। अम्बेडकर बार बार लिखते हैं कि हिंदू एकजुट हो ही सकता है, सिर्फ एक बार मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाए बिना हिंदुओं को एकजुट करना संभव ही नहीं है। क्योंकि हिंदू हिंदू होता ही नहीं, वो तो दलित होता है, पिछड़ा होता है, बावन होता है, ठाकुर होता है। वो कहाँ एक होता है? वो एक तब होता है जब मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैल दंगा होता है। यानी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दंगा जरूरी है। और इसी नाते संघ ने अपनी शुरुआत दंगे से की। इस देश में नए का युग में 2002 में सबसे बड़ा दंगे को अंजाम देने वाला व्यक्तित्व, ये 2002 के दंगों के बिना नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना संभव नहीं था। दो गुण उनके थे। एक, उस दंगों ने हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। दूसरा, अडानी अंबानी के सहयोग ने उनके कारपोरेट के हृदय का सम्राट बना दिया। तो भगत सिंह सांप्रदायिकता समस्या और समाधान जो लेख लिखते हैं, वो एक तरह गंभीर लेख है। वो लिखते हैं कि धर्म सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, केवल धर्म सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। सांप्रदायिकता धर्म, सांप्रदायिक राजनीति, जब राजनीति से धर्म का मेल होता है तब धर्म जहर बन जाता है। ये भगत सिंह का शब्द है। और सांप्रदायिकता के लिए दो जिम्मेदार हैं। उस जमाने में वो आदमी लिख रहे हैं 27, 28, 29 कि सांप्रदायिकता के लिए दो जिम्मेदार हैं, राजनेता और अखबार, मतलब मीडिया। लिखते हैं कि देश के अंदर सांप्रदायिकता के लिए दो जिम्मेदार हैं, नेता और मीडिया। आज कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है? सबसे नंबर 1 पर मीडिया है। साफ साफ भगत सिंह लिखते हैं कि कैसे यहाँ अखबार जो हैं, अखबारों का कैसे अखबार यहाँ सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, कैसे धार्मिक घृणा फैला रहे हैं, कैसे दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और कैसे नेता इसमें अपनी राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं। और वो नेता है जो स्वराज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेसियों की तरफ इशारा है। तो वो व्यक्ति जाति समस्या के साथ सांप्रदायिकता पर इतना लिखता है, और आज भी वो जाति की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या से हम लड़ रहे हैं। तीसरी बात, कोई भी इसे इंकार नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का पहले मेरे पास एक कोटेशन नहीं मौजूद था, ये लेकिन अब स्पष्ट मौजूद हो गया। सुखदेव, मैं धन्यवाद देता हूं सुखदेव तोराट सर को, मेरा ध्यान नहीं गया था। साफ साफ लिखते हैं कि वर्ण जाति व्यवस्था बनाई क्यों गई है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इसके बनाने के पीछे एक बड़ा बुनियादी कारण है कि दलितों, पिछड़ों के जो मेहनत कश हैं, शूद्र अतिशूद्र, उनके श्रम के लूट पर पैरासाइट, जो परजीवी जो हैं, द्विज ब्राह्मण, ये मजे मार सके, उनके श्रम का शोषण कर सके,
बिना मेहनत के खा सकें, सारी सुख सुविधाएं भोग सकें, और फिर उस वर्ण जाति व्यवस्था को जायज ठहराने के लिए स्मृतियां, ईश्वर, धर्म ग्रंथ, रामचरित सब गढ़ा गया। भगत सिंह लिखते हैं कि कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्यों गढ़ा गया है? इसीलिए गढ़ा गया है कि उनकी जो शोषण है, उत्पीड़न है, उन गुलामी उनकी जारी रह सके। यहां तक कि भगत सिंह लिखते हैं, स्वराज वाले में बाद में कहना भूल गया, वो मैं कहना चाहता हूं। एक उद्धृत मुस्लिम विचारक है, उनको उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि उन लोगों को स्वराज मांगने का हक कैसे हुआ है। अथू समस्या वाले लेख हैं, जो दूसरे को बराबरी देने को तैयार नहीं है, वो अपने लिए कैसे स्वराज मांग रहे हैं? जो दूसरे को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये सवाल भी उस समय उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो वो सवाल है जो पेरियार उठा रहे हैं, जो अंबेडकर उठा रहे हैं। इतने ही तक सीमित नहीं है। यानी श्रम पर, यानी पूंजीपतियों द्वारा अगर श्रमिकों की लूट के खिलाफ भी उतने ही भगत सिंह, किसानों के श्रम की लूट जमींदारों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा किसानों की लूट के खिलाफ भी उतने ही भगत सिंह हैं। यानी कोई भी ऐसा अन्याय नहीं है, कोई भी ऐसा शोषण नहीं है, कोई भी ऐसा उत्पीड़न नहीं है जिसके खिलाफ भगत सिंह न हो। भगत सिंह महानायक, महान व्यक्तित्व। क्यों? 3 चीजें किसी व्यक्ति को एक बड़ा व्यक्तित्व बना देते हैं। एक तो उसकी संवेदनशीलता, कि किसके प्रति वो संवेदनशील है और किसके प्रति नहीं। क्या उसकी संवेदनशीलता इतनी व्यापक है और इतनी गहरी है कि वो सब तरह के अन्याय के खिलाफ हो, हर तरह के शोषण उत्पीड़न के खिलाफ हो। भगत सिंह में वो संवेदनशीलता मौजूद है, लेकिन इतने से बात नहीं बनती। कोई व्यक्ति होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन उनका विचार जो होता है वो बड़ा संकीर्ण होता है। मैं गांधी को संवेदनशील मानता हूं, लेकिन उसका विचार बहुत ही बैकवर्ड है। जो आदमी वर्ण व्यवस्था को जायज ठहराता हो, जो आदमी औरतों पर मर्दों के वर्चस्व को जायज ठहराता हो, जो आदमी आधुनिक काल में राम राज की कल्पना करता हो, जो आदमी मशीनों का विरोध करता हो, वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व है। भगत सिंह ऐसा नहीं मैं कि गांधी संवेदनशील आदमी नहीं, लेकिन विचारों में बैकवर्ड। इसको कहते हैं नोबल हार्ट विद बैकवर्ड आइडियोलॉजी। यानी नोबल हार्ट के साथ ही साथ आपके पास एक एडवांस आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो भगत सिंह में है, जो अंबेडकर में है, जो पेरियार में है। गांधी में नोबल हार्ट है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी बहुत बैकवर्ड है। तो भगत सिंह में तीसरी चीज भी है, उतने ही प्यारे फलक अलग वैज्ञानिक भौतिकवादी है, खुद को मार्क्सवादी कहते हैं। दोस्तों मैं साफ साफ कहता हूं, भारत के वामपंथियों ने क्या किया क्या नहीं किया वो बहस का विषय है, लेकिन मार्क्सवाद विश्व का बहुत ही एक उन्नत समाज विज्ञान है, भौतिकवादी विज्ञान है, और उस दुनिया को समझने के लिए अब तो दुनिया पूरी एक हो गई है। केवल एक देश के अंदर अकेली लड़ाई नहीं है, दुनिया को समझने में मार्क्सवाद बहुत ही कारगर उपकरण है, पद्धति। और भगत सिंह खुद को मार्क्सवादी कहते हैं, लेकिन उसका मार्क्सवाद अभी उथला हुआ नहीं है। उनकी जेल नेट डायरी पढ़ी है, वो जड़वादी मार्क्सवादी नहीं है। वो जेल नेट बुक में टाटस्की को भी पढ़ रहे हैं, काउस्की को भी पढ़ रहे हैं, लेनिन को भी पढ़ रहे हैं, मार्क्स को भी पढ़ रहे हैं, प्लेटो को भी पढ़ रहे हैं, हाब्स को भी पढ़ रहे हैं, लाक को भी पढ़ रहे हैं। करीब करीब 107 बड़े लेखक और दार्शनिकों को पढ़ रहे हैं, विश्वव्यापी, जो विभिन्न वैचारिकी के हैं। वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं कि बस मार्क्स का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पढ़ लिया हो गया काम।
या रेड बुक पढ़ लिया, हो गया काम। 107 से ऊपर दार्शनिकों को जेल नेट बुक में उन्होंने जिक्र किया है। यानी वो कोई जड़ सूत्रवादी यांत्रिक धर्म बना देने वाले मार्क्सवादी नहीं है। वो अपना दिल और दिमाग खुला रखते हैं। वो जगह जड़ मार्क्सवादी होते तो उतनी कम उम्र में उनका ध्यान जात की समस्या पर, जिन जिन चीजों पर गया कम्युनिस्ट पार्टियां आज तक नहीं जा पाई वहां। वो नास्तिक हैं, धर्म की जरूरत भी नहीं समझते। लेकिन वो पेरियार की तरह कोई धर्म विरोधी आंदोलन नहीं चला है। और ऐसे आंदोलनों का उन्होंने इतिहास लिखा है। कूका आंदोलन, क्या गजब लेखक है वो, इतिहासकार है। कूका आंदोलन का उन्होंने इतिहास लिखा है, जो देखने में धार्मिक आंदोलन जैसा लगता है। और भगत सिंह जब नास्तिक है, तब भगत सिंह, धर्म को खारिज करने वाला भगत सिंह, बताते हैं कि देखने में ऊपर से धार्मिक आंदोलन लग रहा है, ईश्वर का इसमें नाम है, ईश्वर की चर्चा है और धार्मिक लग रहा है, लेकिन एक क्रांतिकारी आंदोलन है। यानी एक आंदोलन, एक व्यक्तित्व जो ऊपर से उसका धार्मिक दिख सकता है, लेकिन वो एकदम क्रांतिकारी हो सकता है। जैसे बौद्ध धर्म एक क्रांतिकारी धर्म, जैसे कबीर है। क्या ईश्वर की बात करने से कबीर एक क्रांतिकारी कवि है, एक सामाजिक क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है। तो भगत सिंह नास्तिक होने से या धर्म न मानने से, इस तरह के बैकवर्ड ने उस कूका आंदोलन का केवल देखा। भगत सिंह ने 25 से 30 भारत के क्रांतिकारियों की जीवनियां लिखी हैं। उनका नायक कौन था? 19 साल के करतार सिंह सराभा, गदर आंदोलन का युवा, जिसको 19 साल की उम्र में फांसी दी गई। भगत सिंह करतार सिंह सराभा की तस्वीर अपने जेब में रखते थे। तो मैं दूसरी बात कह रहा था कि जितने गहरे संवेदनशीलता उनके अंदर है, उतनी गहरी उतना ही व्यापक उनकी वैचारिकी है, वैज्ञानिक वैचारिकी।